आइए, ये नॉक नॉक न्यूक्लियर शॉक हम क्यों कह रहे हैं, कैसे रूस और फिनलैंड के बीच एक न्यूक्लियर शॉक जैसी यहां पर तस्वीर बन रही है और कैसे किसने नाटो ने अब रूस को कैसे नॉक नॉक किया है, ये बताएंगे आपको। लेकिन जल्दी से कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। ये खबरें लुहांस्क से आ रही हैं। लुहांस्क से युद्ध की एक बेहद विध्वंसक तस्वीर आई है। वो ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने और फिर वो तस्वीर लेकर आते हैं। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। लुहांस्क से युद्ध की एक विध्वंसक तस्वीर आई है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का वीडियो आप देखिए। एक दूसरे पर गोले बरसा रही हैं दोनों सेना। ये लुहांस्क की तस्वीरें आपके सामने। लुहांस्क में कैसे एक दूसरे पर गोले बरसा रही हैं दोनों सेना, उसकी तस्वीरें हैं ये। और ज़ैपोरिज़िया से एक बड़ी खबर है। ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग चल रही है। ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग। यूक्रेन ने रूस का फाइटर व्हीकल BMP-2 उड़ा दिया। यूक्रेनी अटैक में कई रूसी सैनिकों के नुकसान का भी दावा किया है यहां पर यूक्रेन ने। ये देखिए, ये रूस का इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल BMP-2 कैसे तबाह कर दिया यहां पर यूक्रेन ने इस अटैक में, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और बाखमुत से एक बड़ी खबर आई है। ये खबर अब आपको दिखाते हैं। बाखमुत से कैसे MLRS से ड्रोन को गिराने का वीडियो सामने आया है। एक बहुत बड़ी खबर। बाखमुत से MLRS से ड्रोन को गिराने का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने रूस पर MLRS से अटैक बोला है। यूक्रेन का रूसी शाहिद ड्रोन को ध्वस्त करने का दावा यूक्रेन ने जारी किया है। रूस पर हमले का वीडियो। तो तीन तस्वीरें तीन खबरों के साथ आपके सामने देखी आ रही हैं। लुहांस्क से युद्ध की विध्वंसक तस्वीर आपके सामने, कैसे यूक्रेन ने रूस का फाइटर व्हीकल BMP-2 उड़ा दिया, और बाखमुत से MLRS से ड्रोन गिराने का जो वीडियो है, ये तीन तस्वीरें आपके सामने। तो नॉक नॉक न्यूक्लियर शॉक कैसे इस वक्त एक बहुत बड़ा नेटो ने नॉक नॉक किया है। तो देखिए, यहां पर यही सबसे बड़ी एक जानकारी जो है वो ये है कि ये न्यूक्लियर शॉक, सबसे बड़ा सवाल आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर शॉक कहां से आने वाला है, इसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जरा ये तीन तस्वीरें आपके सामने जो आ रही हैं, इन तीन तस्वीरों को देख लीजिए, फिर अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन और रूस कैसे आमने सामने हैं इस वक्त, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लुहांस्क में, ज़ैपोरिज़िया में कैसे यहां पर BMP-2 जो कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है रूस का, उसको यूक्रेन ने कैसे उड़ा दिया, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और खबर है वो ये है कि बाखमुत में रूस पर कैसे MLRS से हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। ये तीन तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि कैसे ये वॉर केवल बाखमुत में ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में बहुत ज्यादा इस वक्त विध्वंसक है और लड़ी जा रही है दोनों देशों के बीच। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने जल्दी से लेकर आते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट के पास जाएंगे। नॉक नॉक क्यों कह रहे हैं हम, किसने नॉक नॉक किया है रूस को, अब कहां से किया है, क्या है वो न्यूक्लियर शॉक जो रूस को मिल सकता है या रूस दे सकता है। जल्दी से ये बड़ी खबर, रूसी हमलों के बाद यूक्रेनी एयर डिफेंस का काउंटर अटैक सामने आया है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। रूस के ईरानी ड्रोन शाहिद को आसमान में मार गिराया। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। रूस की बारूदी बारिश से यूक्रेन की कमर टूट गई है। देखिए, रूस की बारूदी बारिश से टूटी यूक्रेन की कमर। रूस ने S-300 से बोला है यूक्रेन पर भीषण हमला। भीषण हमला बोला है यूक्रेन पर रूस ने। यूक्रेनी सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर को ध्वस्त कर दिया S-300 से रूस ने। कई यूक्रेनी पोजीशन पर रूसी मिसाइल सिस्टम से अटैक किया गया है। कई यूक्रेनी पोजीशन पर रूस ने अपने मिसाइल सिस्टम S-300 से अटैक किया है और उससे यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर है, देखिए, यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर दिखा है MLRS का अटैक वीडियो। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर MLRS का अटैक वीडियो दिखा है। चेक MLRS से यूक्रेन का नॉनस्टॉप अटैक। यूक्रेन ने बाखमुत में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ज़ेलेंस्की को बाखमुत खोने का डर है और इसीलिए यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए यहां ज़ेलेंस्की। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स का एक पैनल है जो आपको समझाएगा कि कैसे यहां पर ये वॉर अब
क्योंकि कुछ बड़ी खबरें नेटो को लेकर आ रही हैं, नेटो की सदस्यता को लेकर आ रही हैं। क्या ये इस वॉर को भड़काएगा? ये जो बड़ा अपडेट है इस वक्त जो नॉक नॉक रूस के दरवाजे पर नेटो का हुआ है, कैसे इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल सर हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अनिल त्रिगुनायक जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, सर आपका बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर अमिताभ सिंह स्टूडियो में मेरे साथ हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं और अक्सर आपको अड़ी में बड़े आसान तरीके से समझाते हैं कि इन परिस्थितियों को आप कैसे देखें। लेकिन जल्दी से हम इनके पास जाएं। आइए आपके सामने आज की सबसे बड़ी खबर जो इस वॉर को और एस्केलेट कर सकती है, जो इस वॉर को और भड़का सकती है, वो रखते हैं सबसे पहले। रूस नेटो के बीच सीधी जंग का खतरा और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि फिनलैंड की धरती पर एक नया फ्रंट खुल सकता है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन को आप देख रहे हैं। सना मरीन जो कि फिनलैंड की पीएम है, अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, इन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। न्यूक्लियर वॉर में रूस और नेटो की तनातनी बदल सकती है, क्योंकि फिनलैंड के नेटो एप्लीकेशन को तुर्की ने मंजूरी दे दी है। रूसी धमकियों के बावजूद नेटो की सदस्यता पर अड़ा हुआ है फिनलैंड। वो फिनलैंड जो 100-200 साल से न्यूट्रलिटी के सिद्धांत को मान रहा था, वो फिनलैंड जो कि एक नॉर्डिक कंट्री है और लगातार नेटो से एकदम पास होने के बावजूद नेटो में नहीं जा रहा था, वो एकदम से नेटो में बस जा चुका है, ये समझ लीजिए, क्योंकि तमाम देशों ने उसकी मंजूरी दे दी है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, फिनलैंड स्वीडन पर हमला कर सकता है रूस, क्योंकि रूस ने पहले ही इसको लेकर धमकी दी हुई है। नेटो सदस्यता को लेकर रूस की नई धमकी आई है। नेटो में शामिल हुए तो हमारा टारगेट बनेंगे फिनलैंड स्वीडन, ये कहा है रूस ने। रूसी राजदूत ने कहा कि स्वीडन के लोगों का मौत से सामना होगा। हालांकि अभी फिनलैंड की सदस्यता लगभग तय लग रही है। जल्दी से इस बारे में आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर फिनलैंड को तुर्की की इस मंजूरी ने बिल्कुल रूस के दरवाजे पर नॉक नॉक जैसी स्थिति पैदा कर दी है कि हम आ गए तुम्हारे दरवाजे पर। कैसे, आइए समझिए। खबर क्या है? दुनिया में एक और वॉर फ्रंट खुल सकता है। क्यों? कैसे खुल सकता है? क्योंकि फिनलैंड की नेटो सदस्यता को तुर्की की संसद से मंजूरी मिल गई है। इससे होगा क्या? तुर्की को मंजूरी के बाद अब फिनलैंड नेटो में शामिल होगा। रूस को क्यों ऐतराज है? आखिर रूस क्यों कह रहा है कि हम फिर छोड़ेंगे नहीं? रूस हमेशा से अपने पड़ोस में नेटो की पहुंच का विरोध करता रहा है। तमाम देश, यूक्रेन का युद्ध ही इसी मुद्दे पर हुआ कि यह नेटो का बेस ना बन जाए। रूसी बॉर्डर के पास नेटो की मौजूदगी से देश की सुरक्षा खतरे में है। पुतिन ने क्या कहा था? ध्यान रखिए, पुतिन ने क्या कहा था इसको लेकर? नेटो हमारे करीब आया तो रूस हर एक्शन के लिए स्वतंत्र है, पुतिन ने यह कहा था। और कहीं ना कहीं अब नेटो में फिनलैंड की एंट्री से रूस बौखला गया है। नॉक नॉक यहां पर पुतिन के दरवाजे पर कर दिया है नेटो ने। कैसे? पहले आप ये समझिए, नेटो में फिनलैंड की एंट्री और बौखलाया रूस। नेटो हो जाएगा अगर फिनलैंड, तो 1300 से ज्यादा किलोमीटर की बाउंड्री फिनलैंड और रूस शेयर करते हैं। और ये समझ लीजिए आप, ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी और पूरा बैरेंट सी आप देख रहे हैं यहां पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहां पर रूस और फिनलैंड और नॉर्वे आते हैं। ये बैरेंट सी, ब्लैक सी और बाल्टिक सी, पूरा रूस के तीनों तरफ से घेरने की तैयारी नेटो कर रहा है। और ये हो जाएगा जैसे ही फिनलैंड वहां पर जाता है। अब इसके बारे में आप समझिए, जानकारी उस बारे में और लीजिए कि आखिर ये कैसे होगा, कैसे ये पूरा मामला रूस को पूरी तरह से भड़काने वाला है। आप देखिए, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड। ये फिनलैंड जो अगर आता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा बॉर्डर जो यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है फिनलैंड और रूस का 1300 किलोमीटर का बॉर्डर। ये रेड आप जो देखिए, ये पूरा बॉर्डर जो है रूस और फिनलैंड का बॉर्डर है। ये इसको जरा जूम करके दिखाइए कैमरा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फिनलैंड है, ये फिनलैंड है। और ये बॉर्डर 1300 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर ये शेयर करते हैं रूस से। और सेंट पीटर्सबर्ग और फिनलैंड के बॉर्डर की दूरी केवल 150 किलोमीटर है। सेंट पीटर्सबर्ग बहुत बड़ा शहर है रूस का। पुतिन का घर तो है ही, साथ ही साथ ये 5% की इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में 5% का कंट्रीब्यूशन रूस में यहां से आता है। ये और इसके अलावा ये कोला पेनिसुला आप जो देख रहे हैं, ये कोला पेनिसुला दरअसल रूस की यार्स मिसाइल का बेस है, रूस के तमाम न्यूक्लियर हथियारों का बेस है। तो एक तरफ सेंट पीटर्सबर्ग तक नेटो की पहुंच, दूसरी तरफ रूस के न्यूक्लियर हथियारों के अड्डे तक नेटो की पहुंच। आप समझिए कितना बड़ा पुतिन के लिए यह खतरा है। और यहां पर स्वीडन भी बिल्कुल, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, बाल्टिक कंट्रीज के बाद ये फिर नॉर्डिक कंट्रीज अगर आते हैं रूस के खिलाफ नेटो में, तो कितना बड़ा ये खतरा होगा। मैं अमिताभ जी आपको बुलाना चाहूंगा। अमिताभ जी, हाँ, ये फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जो बाहर से जुड़े उनके पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि यही वो डर है जो रूस को सता रहा है कि नेटो की एक्सेस इतने बड़े बॉर्डर पर हो जाएगी?
देखिए आपने ये दिखा दिया, इसके ऊपर नॉर्वे है, तो वो थोड़ा सा पार्ट पहले से उनके पास था नेटो के साथ। अब ये जो पूरी बाउंड्री के बगल में एकदम एक तरह से कहें तो पूरी तरह से कवर कर लिया है, उससे रूस की जो का डर है वो और बढ़ जाएगा। डर का मतलब ये नहीं, पुतिन पहले ही कह चुके हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फर्क पड़ता है क्योंकि फिनलैंड इतिहास में एक अपने तरह का यूनिक एक्सपेरिमेंट था, जो वेस्ट से भी दोस्ती रखता था, सोवियत संघ से भी दोस्ती रखता था। पहली बार उन्होंने ओवर्टली जाके नेटो को ज्वाइन किया है, तो ये उनके क्षेत्रफल को एक तरह से थ्रेटन तो करता है। और इतना बड़ा बॉर्डर किसी नेटो देश से रूस का नहीं लगता है जितना फिनलैंड से लग जाएगा। आपने दिखाया है, इसके नीचे आके सिर्फ बेलारूस बचता है जो उनके नेटो का सदस्य कुछ बाल्टिक कंट्रीज हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। बाल्टिक कंट्रीज भी नेटो के सदस्य हैं, तीनों बाल्टिक कंट्रीज नेटो के सदस्य हैं, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो ये पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगा। यूक्रेन क्या यही सबसे बड़ा खतरा है जनरल विशंबर दयाल? क्या यही सबसे बड़ा खतरा है जो सता रहा है पुतिन को, और शायद इसीलिए वो यहां पर कुछ बड़ा कर सकते हैं आपको लगता है, जैसे फिनलैंड नेटो ज्वाइन करेगा? देखिए, मैं समझता हूं इस टाइम पे रशिया कंप्लीटली फोकस्ड है, और वो फोकस्ड वॉर है यूक्रेन में। इस टाइम पे फिनलैंड के अंदर नाटो का एक्सपेंशन लेगा रशिया, सीरियसली लेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे कोई कन्फ्रंटेशनिस्ट इमीडिएटली कन्फ्रंटेशन किसी किस्म की करेगा, क्योंकि नाटो का सदस्य बनने के बाद कुछ प्रोसेसेस है। नाटो का बेस कब आएगा, नाटो में बेस में क्या नाटो कुछ डिप्लॉय कर पाएगा, क्या ट्रूप्स डिवोट कर पाएगा। नाटो के पास भी इतनी फाइनेंशियल और इतनी आर्म फोर्सेस की रिसोर्सेज नहीं है कि हर जगह पे वो बड़े बड़े बेस बना देगा। तो मैं नहीं समझता इस टाइम पे ये नहीं, लेकिन सर मैं आपके पास आता हूं। एक मिनट देखिए गौरव, रशिया की सेंसिटिविटी को टिकल तो कर रहे हो आप। नेचुरली वो बहुत सेंसिटिव है, बिकॉज उसका कंप्लीट नॉर्थ एक्सपोज होता है। आप बाल्टिक के ऊपर जाते हो तो कंप्लीट नॉर्थ एक्सपोज हो गया। लेकिन रशिया इस टाइम पे मैं नहीं समझता किसी किस्म का। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो रशिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं जनरल दयाल। रशिया के अंदर से कहा जा रहा है कि हम फिनलैंड और स्वीडन को छोड़ेंगे नहीं अगर वो नेटो में शामिल होते हैं। एम्बेसडर त्रिगुनायत, पूरी लड़ाई यूक्रेन के साथ इसी मुद्दे पर तो हुई। आप उतना क्यों करोगे ना जितना आप काबिलियत रखते हो। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं सर, जनरल दयाल मैं आता हूं। मैं एम्बेसडर त्रिगुनायत को भी लाना चाहूंगा। एम्बेसडर त्रिगुनायत, पूरी लड़ाई तो यूक्रेन से इसी मुद्दे पर हुई थी ना कि यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देंगे। आज आपके उससे बगल का उससे बड़ा देश नेटो में लगभग जा चुका है, तो क्या रूस यहां पर कुछ रिएक्शन नहीं करेगा? क्या लगता है आपको? एक तो चीज कि फिनलैंड उससे यूक्रेन से बड़ा नहीं है। यूक्रेन यूरोप का दूसरे नंबर बड़ा बॉर्डर सबसे बड़ा देश है, बॉर्डर वाइज 1300 किलोमीटर बॉर्डर है। लेकिन अगर आप देखें तो फिनलैंड और स्वीडन दोनों जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, और उसके बाद में 1994 से ही फिनलैंड जो है एक पार्टनरशिप फॉर पीस अरेंजमेंट नेटो के साथ में है। तो ये एक तरह से नेटो का कवर हुआ। लेकिन ये बात सच है कि इस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इनके अंदर काफ़ी एक तरह का सहम आ गया है उनको। तो उन्होंने अपने लिए कहा कि भाई हम नेटो में फॉर्मली शामिल हो जाते हैं। तो वहाँ उनको स्वीडन में भी, और स्वीडन के ऊपर में आप जानते हैं कि टर्की जो नेटो कंट्री है तो उसकी रजामंदी बहुत आवश्यक है। तो स्वीडन चूंकि उनका कुछ एंटी जो टर्किश मूवमेंट लोग हैं उनकी गवर्नमेंट के वो वहाँ हैं, उन्होंने रिपेट्रिएशन मांगा, तो इसलिए टर्की स्वीडन के लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन फिनलैंड के साथ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि टर्की सिर्फ इसलिए कर दिया कि किसी कन्वीनियंस, लेकिन वो पार्टनर है नेटो के अंदर में, तो उसको फिनलैंड के आने से ये बात सच है कि बड़ा एक 1300 किलोमीटर का और है, और सेंसिटिविटी रशिया की जरूर होगी। लेकिन जैसा जनरल दयाल ने भी कहा, मैं नहीं समझता हूं कि कोई इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, मैं आता हूं सर आप लोगों के पास, इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, मैं जल्दी से वो खबर दिखाना चाहता हूं वॉर जोन से, उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा हूं। देखिए, हम बात फिनलैंड पर कर रहे हैं कि क्या हमला करेगा रूस, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर कैसे रॉकेट वर्षा कर दी। अब आप ये देखिए, रूसी ठिकाने पर यूक्रेन की रॉकेट वर्षा। यूक्रेन ने MLRS से रूसी आर्मी पर बड़ा अटैक किया है। RM-70 वैम्पायर से यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार आप देखिए। ये RM-70 वैम्पायर से यूक्रेन ने का विध्वंसक प्रहार, रूसी आर्मी पर बड़ा अटैक किया है। यहां पर यूक्रेन ने रॉकेट वर्षा कर दी है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। डोनेस्क में यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड का एक्शन देखने को मिला है। डोनेस्क में यूक्रेनी मरीन ब्रिगेड का एक्शन, उधर आप देख रहे थे कैसे उसने रूस के ठिकानों पर रॉकेट वर्षात की, दूसरी तरफ डोनेस्क में यूक्रेनी मरीन का एक्शन, मरीन ब्रिगेड ने रूसी टैंकों पर अटैक किया है। जैवलिन मिसाइल हमले में रूस के T-80 टैंक तबाह हो गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इसी वॉर जोन से आ रही है एक और बड़ी खबर। वॉर जोन में सुखोई 25 का विध्वंसक एक्शन। सुखोई 25 लगातार कहर ढा रहा है और यहां तक कह दिया है यूक्रेन ने कि हमारे पास इसकी तोड़ नहीं है। यूक्रेनी फाइटर जेट ने यहां पर लगातार, अच्छा ये यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया गया है और ये देखिए सुखोई 25 के हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। और देखिए एक बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई आ रही है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। ज़ैपोरिज़िया में युद्ध तेज हुआ तो भारी तबाही होगी, ये कहा जा रहा है। ये ज़ैपोरिज़िया का जो ये पावर प्लांट है बहुत बड़ा इस वक्त मुद्दा बना हुआ है। अप्रैल से मई में दोनों के बीच जंग तेज होने के आसार हैं। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ज़ैपोरिज़िया का दौरा किया और एक बार नहीं 2 बार किया है। तो क्या ज़ैपोरिज़िया में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर अभी ज़ेलेंस्की भी गए थे। अभी एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। यूरोप पर रेडिएशन से तबाही का खतरा मंडरा रहा है इसी ज़ैपोरिज़िया से। कैसे, इस खबर के जरिए देखिए। ज़ैपोरिज़िया पर से यूरोप पर रेडिएशन से तबाही का खतरा। काखोवका रिजर्वायर जो है, जो काखोवका जलाशय है जहां से पानी आता है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसका जलस्तर 14.1 मीटर तक पहुंच चुका है। और अगर जलस्तर और गिरा तो ज़ैपोरिज़िया को जो कूलिंग प्लांट को पानी सप्लाई होता है उस पर असर पड़ेगा। कूलिंग कम हुई तो ज़ैपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन लीक होने का खतरा है। तो यहां पर ये न्यूक्लियर शॉक क्या यहां भी लग सकता है? क्या यहां भी चेरनोबिल 1986 जैसा कुछ दोहराया जा सकता है? आइए बिग वॉल पर बात करते हैं इसके बारे में, आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला, समझाते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। आप समझिए, महाविनाश का काउंटडाउन। खबर क्या है? IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने एक बेहद गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक बड़ा खतरा है। वो कह रहे हैं कि इसको दुनिया को समझना होगा। अप्रैल से मई में दोनों के बीच भीषण जंग होगी, यानी ज़ैपोरिज़िया में वो कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच एक भीषण जंग हो सकती है और परमाणु संयंत्र के पास युद्ध हुआ तो विध्वंसक तबाही तय है। बाखमुत जैसी लड़ाई ज़ैपोरिज़िया में भी संभव है, ये वो चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ैपोरिज़िया में बम गिरा तो रेडिएशन से तबाही होगी, ये कहा है यहां पर IAEA प्रमुख ने। सवाल यह है कि क्या वाकई यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है? मैं एक और ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहता हूं। खबर क्या है आप देखिए, यूरोप पर मंडरा रहा है रेडिएशन से तबाही का खतरा। चेरनोबिल हम भूले नहीं है, लेकिन अब ज़ैपोरिज़िया भी सामने आ गया है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है, वहां पर रेडिएशन तबाही का खतरा कैसे तेजी से गिर रहा है। काखोवका जलाशय का स्तर 3 दशकों में, 30 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर यह जलस्तर पहुंच चुका है। बड़ा खतरा क्या है? काखोवका का जो रिजर्वायर है, काखोवका का जो जलाशय है, उसका 14.1 मीटर तक स्तर पहुंचा है। औसत जलस्तर 16 मीटर ही है। जलस्तर 13.2 मीटर से नीचे जाने पर कूलिंग प्रभावित होगी। ये खास बात क्या है, ये समझिए। खास बात क्या है यहां पर? खास बात, काखोवका जलाशय से ही ज़ैपोरिज़िया प्लांट को जाता है पानी। जलाशय से ही पावर प्लांट के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कूलिंग होती है। रेडिएशन फैला तो 500 किलोमीटर तक की आबादी प्रभावित होगी। लाखों लोग खतरे में हैं। ज़ैपोरिज़िया प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अमिताभ जी, क्या आपको लगता है कि IAEA के जो चीफ हैं उनकी इस चेतावनी को दुनिया को, खासकर रूस और यूक्रेन को, बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है? देखिए, राफेल ग्रोसी ने बड़े महत्वपूर्ण तौर पे ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह ज़ैपोरिज़िया प्लांट को कुछ नहीं होना चाहिए। रेडिएशन से खतरा सिर्फ वेस्ट को ही नहीं है, वेस्टर्न यूरोप को ही नहीं है, रूस को भी है। वो डिपेंड करता है हवा किस तरफ बह रही है और रेडिएशन उस तरफ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, ज़ैपोरिज़िया का जो कंसर्न है वो यूक्रेन बार बार दिखा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के कब्जे के बाहर है, उसको रूसी कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसके जो प्लांट के इंजीनियर्स हैं वो यूक्रेनियन हैं, तो आपस में उनका संघर्ष चलता है और रोटेशन से चलता है। लेकिन जिस तरह का जलाशय घटने की जो सूचना आ रही है, ये पहले भी आई थी। लेकिन राफेल ग्रोसी ने एक बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम किसी भी तरह ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को विफल नहीं होने देंगे। यानी टेक्निकली या मैकेनिकली वो उसको सुरक्षा देते रहेंगे, लेकिन डर हमेशा ये बना रहेगा कि और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा
कि इसके चारों तरफ जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिलिट्री फॉर्मेशंस बढ़ रहे हैं। जो पिछले बार वो गए थे उससे इस बार मिलिट्री फॉर्मेशंस बढ़े हैं। लेकिन मैं बता दूं, रूस और यूक्रेन दोनों को ये डर है कि रेडिएशन की जब मार पड़ेगी तो उससे कोई नहीं बचेगा। हो सकता है एक दिन एक तरफ रेडिएशन जाए, दूसरे रूस के तरफ भी जा सकता है। इसलिए दोनों का कंसर्न है और दोनों इसको बचाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक... चलिए मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त रूस और अमेरिका से जुड़ी हुई है वो भी यहां पर दिखानी जरूरी है। फिर आते हैं अपने दूसरे मेहमानों के पास। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आई है अमेरिकी जर्नलिस्ट से जुड़ी हुई। रूस ने अमेरिका के एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है जासूसी के आरोप में। यह बड़ी खबर देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया है रूस ने। अमेरिकी जर्नलिस्ट पर जासूसी का आरोप लगाया है रूस ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट को 20 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में गेर्शकोविच ने खुद पर लगे आरोपों को गलत कहा है। गेर्शकोविच जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो कि पत्रकार हैं जिनको रूस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये अब अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बढ़ा रहा है और उसका सबूत अगली खबर है। देखिए, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी खबर के आने के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा कि जल्द से जल्द रूस छोड़कर निकल जाएं अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका अलर्ट हो गया है। रूस में अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरा बढ़ा, वो ये कह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी यहां पर छोड़कर रूस निकल जाएं अमेरिका के नागरिक। क्या त्रिनाथ जी, आपको लगता है कि ये मामला रूस और अमेरिका के बीच जो तनाव इस वक्त चरम पर है उसको और बढ़ाएगा? कि ऑलरेडी जो है दोनों कंट्रीज के बीच में रिश्ते इस वक्त सबसे खराब स्तर पर हैं। क्योंकि अमेरिका ये भी रशिया जानता है कि इस वक्त ये लड़ाई उनकी खाली यूक्रेन के साथ नहीं है, अमेरिका के साथ भी है। लेकिन एक और चीज़ आप देखें कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स दोनों मुल्कों के नहीं हैं। रशिया के पास भी उनके जो SVR कहिए या FSB कहिए, उनके जासूस दुनिया भर में काम करते हैं। अमेरिका के भी CIA, और वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जासूसी हो, वो किसी भी तबके किसी प्रोफेशन से आ सकते हैं। तो जब इस तरह की लड़ाई, इस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे के लिए पूरी और भी ज़्यादा निगाह रखती है। तो ये बात सच है कि इसमें काफ़ी एक तरह से मैं समझता हूँ टेंशन बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले ही अभी अमेरिका ने जो है एक वो जो बास्केटबॉल प्लेयर जो थी रूस में, उसको रूस ने छोड़ा, एक अपना एक्सचेंज किया, प्रिजनर एक्सचेंज हुआ। तो उसके बाद एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक होती है। अभी ओपनली सब स्टेटमेंट्स आएंगे और उसके बाद में ये लोग जो है फिर बैकडोर चैनल से बातचीत होगी और उसके बाद फिर एक दूसरे को छोड़ेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं बड़ी बात है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। फिर मैं जनरल दयाल आपके पास आता हूं। देखिए, कुछ और बड़ी खबरें जो वॉर जोन से आ रही हैं। चीन से रिश्तों की समीक्षा कर सकता है यूरोपियन यूनियन। अभी तक रूस की बात हो रही थी, लेकिन चीन को लेकर अब बड़ी चर्निंग है यूरोप में। यूरोपियन यूनियन ने पहली बार चीन को कड़ी वार्निंग दी है। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख का बहुत बड़ा बयान आया है। आक्रामक चीन को जवाब देना जरूरी है, ये उर्सुला लियेन ने कहा है, लेकिन चीन मानने को तैयार होगा शायद उम्मीद कम है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन और ताइवान से जुड़ी हुई एक बड़ी तैयारी चीन की। वो तैयारी देखिए आप, यूक्रेन और ताइवान के मोर्चे पर चीन की एक बड़ी तैयारी। यूक्रेन और ताइवान के मोर्चे पर चीन ने एक बड़ा हथियार बनाया है। चीन ने एंटी स्टारलिंक किलर वेपन बनाने की और उसने तैयारी की है। अंतरिक्ष में अमेरिकन सैटेलाइट को निशाना बना सकता है वो। चीन के टारगेट पर हो सकती है इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट। अब ये क्या हथियार है, ये कैसे काम करता है, ये कौन सा नया हथियार बना लिया जो जमीन से अंतरिक्ष तक में वॉर करेगा? आइए जल्दी से आपको बताते हैं। नॉक नॉक, चीन अंतरिक्ष में कर रहा है नॉक नॉक। समझिए, चीन ने नया स्टारलिंक किलर एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन बनाया है। माइक्रोवेव वेपन है ये। चीन की स्टारलिंक किलर की ताकत 10 मेगावाट है और स्टारलिंक किसका? इलॉन मस्क का है। तो यानी सीधे सीधे अमेरिका को टारगेट करते हुए चीन। इससे खतरा किसको है? अमेरिकन सैटेलाइट्स को खतरा है। इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट निशाने पर है, क्योंकि इसको कहा ही जा रहा है स्टारलिंक किलर। और स्टारलिंक का यूक्रेन से क्या कनेक्शन है? यूक्रेन में जितना भी इस वक्त वहां पर उनको कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, उसमें इलॉन मस्क सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। नंबर 1, युद्ध के दौरान ताइवान को अमेरिका से काटने का मकसद है उनका। और इसके अलावा जरूरत क्यों है? अमेरिका की स्टारलिंक सैटेलाइट को प्रभावित कर सकते हैं ये। नंबर 3, स्टारलिंक को प्रभावित कर पुतिन की मदद भी कर सकते हैं ये। और ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हथियार वो बना रहे हैं। इलॉन मस्क की स्टारलिंक यूक्रेन को इंटरनेट मुहैया करवाती है, ये सबसे बड़ी जानकारी है। जनरल दयाल, क्या लगता है आपको, ये चीन जो हथियार बना रहा है, और जो उसमें एक जानकारी और है,
वो जानकारी ये है कि अभी तक जो इस तरह का माइक्रोवेव वेपन या लेजर वेपन है दुनिया में, वो सबसे बड़ा अमेरिका के पास है, जिसकी जो एनर्जी लेवल है वो 300 किलोवाट का है। चीन जो डेवलप कर रहा है ये 10 गीगावाट का है सर। ये कौन सा हथियार है सर? देखिए, जहां तक हथियार की कैपेबिलिटीज हैं वो अभी तक वेरीफाइड नहीं है। ये चीन के क्लेम्स हैं, और ऐसे हथियारों के जो क्लेम्स होते हैं वो मोर एज ए मसल फ्लेक्सिंग, एज ए डेटरेंट के तौर पे, प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज किए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का सैटेलाइट्स को स्पेस वॉर में चाइना अभी अमेरिका के साथ इन्वॉल्व होगा। स्पेस वॉर होगी तो उससे पहले बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब दुनिया में बहुत हाहाकार बच जाएगी। तो गौरव, मैं नहीं समझता कोई इसका कोई ज्यादा इस टाइम तो यहाँ कोई मैसेजिंग है क्या सर? चलिए हथियार यूज नहीं होगा, लेकिन कोई मैसेज है यहाँ पर? होड़ है, देखिए, ये जैसे कोल्ड वॉर के दौरान रशिया, सोवियत यूनियन और नाटो या अमेरिका की एक होड़ थी वेपनाइजेशन की, न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर मिसाइल्स की। इस तरह से ये आज के दिन स्पेस वॉर, साइबर वॉरफेयर में चाइना और अमेरिका की एक वॉरफेयर है। तो ये उसका पार्ट है, ना कि इससे मैं नहीं समझता किसी किस्म का। ठीक, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, या रूस को कोई मदद मिलेगी। एक होड़ और मची हुई है सर। ये है, देखिए, असली बात ये है कि ये सीजन अब जो खुल रहा है, अब वेदर खुलेगा, टेरेन खुलेगी, एनवायरनमेंट खुलेगा। इसमें रशिया को एक जो बखमुट का बैटल है, वो बैटल उसके फ्यूचर कोर्स को डिटरमिन करेगा। ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है, आप ठीक है सर देखिए, इसी बीच एक होड़ और मची हुई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़े मुद्दे पर हम जा रहे हैं, और होड़ मची हुई है इस वक्त बंगाल में हुई हिंसा को लेकर, टीएमसी और बीजेपी में एक दूसरे पर इसका आरोप डालने को लेकर। देखिए, आज अड़ी में हम इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रामनवमी के मुद्दे पर जो हिंसा हुई है देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें हावड़ा में जो सबसे ज्यादा गंभीर तस्वीरें आई हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं, जरा उसकी भी बात कर ली जाए जल्दी से। बंग दंग, जी हां, बंगाल में जिस तरह से इस वक्त हावड़ा में खासकर दंगा छिड़ा हुआ है रामनवमी को लेकर, उसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर जो है, शोभा यात्रा को लेकर बिहार के 2 जिलों में भी बवाल हो गया है। बंगाल की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, नालंदा और सासाराम में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नालंदा में उपद्रवियों ने बस को आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरें देखिए, उपद्रवियों ने बस को आग के हवाले कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के नालंदा से। अब समझिए, आप हावड़ा हो या फिर इस वक्त नालंदा, देखिए उपद्रवियों ने थाने पर भी पथराव किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। शोभा यात्रा को लेकर न केवल हावड़ा में बवाल हुआ है, बल्कि बिहार के नालंदा में, और जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां भी देखिए कैसे इस वक्त ये दंगाई पुलिस को, प्रशासन को सीधी चुनौती देते हुए कैसे वहां पर एक बस धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है। यहां भी शोभा यात्रा को लेकर ही बवाल हुआ है। नालंदा में एक बस में आग लगा दी गई। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हावड़ा की तस्वीरें दिन भर से हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी दिखाएंगे, लेकिन सासाराम और नालंदा जो कि बिहार के जिले हैं, वहां पर किस तरह से इस वक्त दंगाइयों ने उत्पात मचाया है, कैसे शोभा यात्रा के मुद्दे पर, और शोभा यात्रा कल निकाली गई, उसके बावजूद आज तक हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रुपेश, अभी तक देश भर में हावड़ा की तस्वीरों को लेकर बड़ा वहां सुर्खियों में छाई हुई थी और उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी कि ये क्या हो गया। यहां तो नालंदा ने उसको भी पीछे छोड़ दिया, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। इस तरह से धू कर वहां पर बस जलती हुई, क्या हुआ यहां पर? देखिए, बिल्कुल, और नालंदा में ही नहीं बल्कि बिहार के सासाराम में भी इसी तरह से स्थिति है। वहाँ पर 5 घरों में आग लगा दी गई है और दोनों पक्षों में वहाँ पर भी कल झड़प हुई थी और उसके बाद से आज सुबह से ही वहाँ तनाव की स्थिति थी। प्रशासन की चूक जरूर है। कल जब कहासुनी हुई थी, अगर सासाराम की बात करें तो कल वहाँ पर 2 पक्षों में अगर मारपीट हुई थी तो जो धारा 144 आज लगाई गई वो कल शाम को लगा दी जानी चाहिए थी एहतियातन। उसी तरह से आज जब एक संगठन के द्वारा वहाँ पर निकाला गया था, प्रोसेशन निकाला गया था, उसमें भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात नहीं थे। आज
जो प्रोसेशन वहाँ पे निकला था, वहाँ पे जो जुलूस निकला था, एक धार्मिक जुलूस निकला था, और उस दौरान ऐसी कोई झड़प हुई कि वहाँ पर एक समुदाय के गैरेज के अंदर आग लगा दी गई है। वहाँ पर एक बस खड़ी थी, एक कार खड़ी थी, वहाँ पे आग लग गई है। और उसके अलावा दूसरे इलाकों में अब वो आप रहिए मेरे साथ। रुपेश, आप बड़ी बातें बता रहे हैं। आपने सासाराम का जिक्र किया, जरा दर्शकों को वो सासाराम की खबर भी बता दें, फिर मैं आपके पास आता हूं। और देख सकते हैं इस वक्त जो हमने यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी है, ये हम बंगाल की बात कर रहे थे, लेकिन बिहार को भी आप इसमें जोड़ लीजिए। बड़ी खबर, बिहार के सासाराम में पथराव के बाद तनाव हो गया है। शहज लाल पीर इलाके में दो पक्षों में सासाराम में पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने फायरिंग और घरों में आगजनी की है। ये तस्वीरें सासाराम की जो रुपेश अभी जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे, 5 घरों में वहां पर आग लगा दी गई, जो रुपेश अभी आपको बता रहे थे। शोभा यात्रा को लेकर नालंदा हो, सासाराम हो, हावड़ा हो, वडोदरा हो, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हिंसा की खबरें आई कल से लेकर आज तक। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, हिंसा में बिल्कुल सहयोग मत करिए, हिंसा मत फैलाइए, और जो हिंसा फैला रहे हैं उनको बिल्कुल आप उनका साथ मत दीजिए। लेकिन इस बीच ये खबर चाहे नालंदा की हो, सासाराम की हो, ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में भी बवाल बहुत बढ़ गया है। बंगाल से लेकर बिहार तक शोभा यात्रा के मुद्दे पर बवाल बढ़ गया है। और नालंदा की तस्वीरें तो बहुत ज्यादा डराने वाली हैं, सासाराम में भी तस्वीरें इस वक्त काफी ज्यादा डराने वाली हैं। सीधे रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सासाराम के बारे में ही बताइए। और नालंदा तो गृह जिला है नीतीश कुमार का, सीधे सीधे उत्पातियों ने मुख्यमंत्री को चैलेंज दे दिया है। देखिए, बिल्कुल, और नालंदा में माहौल तब से ख़राब था जब से वहाँ से ये खबरें आई कि किस तरीके से रमज़ान का महीना चल रहा है। वहाँ पर कुछ स्कूलों को अपने स्तर पर वहाँ पर बंद कर दिया गया था कि 1:30 बजे ही वहाँ छुट्टी हो जाएगी। इसको लेकर के कुछ संगठनों ने वहाँ ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि वहाँ ये आदेश जारी हुआ था कि जो ये रामनवमी का मौका है उस समय वहाँ पे डीजे नहीं बजेगा, और लाउड स्पीकर जो बजना है वो कितने स्तर पर कितना डेसीबेल होगा, इसको लेकर सिर्फ मर्मरिंग थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से आज झड़प हुई है, दोनों जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का गृह जिला है और दूसरे जगह पर एक दिन बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। वहां पर उनकी एक बड़ी रैली है, और उस रैली के ठीक 48 घंटे पहले पूरा सासाराम जल रहा है, मुख्यमंत्री का गृह जिला जल रहा है। और ना सिर्फ एक इलाके में जहां पर शोभा यात्रा निकली थी वहां सिर्फ हंगामा शुरू हुआ, वहां पे आगजनी हुई, बल्कि ठीक है रुपेश, देखिए जरा जल्दी से हम अपने दर्शकों को बिहार के बाद अब बंगाल की भी खबरें बता देते हैं, लेकिन आप जाइएगा मत रुपेश, आपके पास आएंगे। लेकिन बड़ी खबर बंगाल में जो हुआ वो भी आपको दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। बंगाल में कैसे दंगा कल से लेकर आज तक फैलाया है उत्पातियों ने, और सरकार पर सवाल उठ गए हैं। सरकार विपक्षी पार्टी पर सवाल उठा रही है। खबर आपके सामने, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी तनाव बरकरार है, अभी भी तनाव खत्म नहीं हुआ है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में नमाज के बाद तनाव पैदा हो गया। उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमले की कोशिश की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ को तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें बहुत डिस्टर्बिंग हैं। बिहार से लेकर बंगाल तक की तस्वीरें बहुत ज्यादा चिंतित करने वाली हैं। और खबर यह भी है कि इसको लेकर अब वहां पर केंद्र सरकार एक्टिव हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अध्यक्ष से लेकर गवर्नर तक से बात की है। और सवाल यह है कि क्या इसको लेकर कोई एक्शन वहां से भी हो सकता है, क्योंकि बंगाल हो या बिहार, ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। आइए जरा आपको दिखाते हैं ये तस्वीर। देखिए, ये देखिए 31 मार्च 2023 की आज की तस्वीर, और ये दंगाइयों की तस्वीर आप देखिए, कैसे दंगाई यहां पर पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, ये पुलिस वाले जो यहां पर आपको मार्च करते दिखाई दे रहे हैं, इसका असर दंगाइयों पर ज्यादा होता नहीं दिखा, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए कैसे पत्थर मार रहे हैं। ये दंगाई कैसे यहां पर आसपास के घरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये दंगाई कैसे सड़क पर। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आग लगाने की भी आई है, गाड़ियों में आग लगाई गई है, किस तरह से वहां पर निशाना बनाया गया है। रामनवमी के मौके पर जब जुलूस निकला था, उसके बाद कैसे बंगाल से लेकर बिहार तक एक बहुत वहां पर हंगामा बढ़ गया है। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बड़ी बहादुरी वाली आपने रिपोर्टिंग की है, क्योंकि वहां पर कुछ पत्रकारों तक को निशाना बनाया गया है। लेकिन अभी विपिन क्या हालात हैं? बिहार की तस्वीरें अभी अभी आई, वहां पर अभी भी वहां पर हालात तनावपूर्ण है। हावड़ा में क्या हो रहा है? देखिए, हावड़ा के शिवपुर में अभी भी तनावग्रस्त इलाका है। पुलिस कॉम्बिंग कर रही है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एफआईआर कल दर्ज की गई थी, 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
लेकिन गौरव, स्थिति बहुत भयानक है यहाँ पर, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार की विफलता है, क्योंकि सरकार उस समुदाय पर एक्शन नहीं चाहती, क्योंकि वो उसका वोट बैंक है। सरकार को अपने वोट बैंक की परवाह है, हावड़ा शहर की परवाह नहीं है, रेजिडेंट्स की परवाह नहीं है, जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं उनकी परवाह नहीं है। शायद इसीलिए पुलिस मूक दर्शक पूरे वक्त तक 4 घंटे तक ये तांडव चला है हावड़ा की सड़कों पर, और पुलिस मूक दर्शक बनकर रही और पुलिस याचक की भूमिका में रही कि शांत हो जाइए, मान जाइए, जबकि पुलिस के पास पूरे अस्त्र और शस्त्र थे। पुलिस चाहती। विपिन, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिन सरकार की बात कर रहे हैं, और उस सरकार के जो बड़े नेता अभिषेक बनर्जी, जो उस पार्टी के जिसकी सरकार है, उन्होंने क्या कहा है अब आपको दिखाते हैं। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला। अभिषेक बनर्जी वो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हर बार रामनवमी पर हिंसा क्यों होती है। उन्होंने सीधे सवाल उठा दिए जो रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं उन लोगों पर। राम की पूजा पिस्तौल लगाकर नहीं की जाती, ये अभिषेक बनर्जी ने सवाल पूछा है और सवाल उठा भी दिया है। सुनिए क्या कहा अभिषेक बनर्जी ने। कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? राम 14 साल वनवास में गया, हमारे लिए तो वही राम है, हमारे लिए तो वही श्री राम प्रभु राम है। राम का पूजा थोड़ी ना डीजे बजा के किया जाता है, बंदूक टांग के किया जाता है, डरा के किया जाता है, धमका के किया जाता है, प्यार से किया जाता है। चलिए, इस मुद्दे पर आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। विपिन और रुपेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।